नमस्कार। आज हम एक ऐसे उत्सव पर गहराई से बात करने वाले हैं जो पूरे भारत में बल्कि अब तो दुनिया भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी। हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख है, कुछ ऐतिहासिक जानकारी है जो सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि इसके सामाजिक और हाँ राजनीतिक पहलुओं पर भी रोशनी डालती है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि भाई पूजा कैसे करनी है, बल्कि ये समझना है कि ये उत्सव शुरू कहाँ से हुआ, कैसे बदला और आज भी इतना अहम क्यों है। हम्म तो मतलब प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज के जो ये भव्य आयोजन होते हैं उस पूरे सफर को देखेंगे। और हाँ, वो जो आपने कहा 2025 की बात, उस पर भी एक नज़र डालेंगे। हाँ, वो तो व्यवहारिक जानकारी है, उस पर आते हैं। लेकिन पहले ये बताइए, इसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं? हम अक्सर सुनते हैं कि कोई भी शुभ काम हो तो पहले गणेश जी की पूजा। क्या हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में भी इसका कोई जिक्र है? जी, जड़ें तो वाकई बहुत गहरी हैं। भगवान गणेश, जिन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं, मतलब बाधाओं को दूर करने वाले, उनका उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। कुछ जानकार तो ऋग्वेद की ऋचाओं में भी गणेश के शुरुआती रूप के संकेत देखते हैं। हालांकि साफ तौर पर जिक्र जो है वो बाद के ग्रंथों में है, खासकर पुराणों में, जैसे मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण। ये लगभग 4वीं-5वीं शती के आसपास के हैं। इनमें गणेश जी के जन्म, उनके रूप और पूजा के महत्व का काफी विस्तार से वर्णन मिलता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक तरह की अवधारणा भी है, विघ्नहर्ता। शायद इसीलिए हर शुभ काम से पहले पूजा। लेकिन ये जो खास चतुर्थी तिथि पर भाद्रपद महीने में उनका जन्मोत्सव मनाने की बात है, ये कब और कैसे शुरू हुआ? हाँ, ये जो परंपरा है, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, मतलब जब चांद बढ़ रहा होता है, उस पखवाड़े की चौथी तिथि, इसको गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाना, ये अंदाजन 1,500-2,000 साल पुरानी बात मानी जाती है। और आपने सही कहा, उनका वो विघ्नहर्ता रूप ही पूजा के केंद्र में रहा है हमेशा से। पर दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ये उत्सव वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। अच्छा, तो कैसा था फिर शुरू में? मतलब क्या ये हमेशा से इतना बड़ा, इतना सार्वजनिक था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में ये ज्यादातर एक घरेलू मामला था, निजी अनुष्ठान। खासकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इन इलाकों में परिवार क्या करते थे, अपने घर में मिट्टी से गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति बनाते थे। उसे पार्थिव गणेश भी कहते हैं। फिर उसकी स्थापना करते, कुछ दिन पूजा करते, भजन गाते और हाँ, मोदक का भोग लगाते थे जो गणेश जी को बहुत पसंद माना जाता है। तो ज्यादातर ये एक शांत भक्ति वाला पारिवारिक आयोजन था। ये बड़े बड़े पंडाल और जुलूस वगैरह का रिवाज तब नहीं था। तो फिर ये इतना बदला कैसे? ये घर की पूजा से निकलकर इतना बड़ा सामाजिक सार्वजनिक उत्सव कैसे बन गया? यहाँ इतिहास थोड़ा दिलचस्प हो जाता है ना? जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कई पड़ाव आए। पहला बड़ा मोड़ आया 17वीं शताब्दी में, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में। उन्होंने गणेश पूजा को सार्वजनिक तौर पर बढ़ावा दिया। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका एक मकसद ये भी था कि मराठा लोगों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ा जाए, उनमें एक अपनी पहचान, एक स्वाभिमान की भावना जगाई जाए, खासकर उस समय के राजनीतिक हालात और मुगल शासन को देखते हुए। ओ, मतलब शिवाजी महाराज ने इसे सिर्फ एक धार्मिक त्योहार तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि मराठा पहचान और एकता का प्रतीक बना दिया। ये तो काफी दूर की सोच थी। हाँ, उन्होंने गणेशोत्सव को एक तरह का मंच दिया जहां लोग सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि एक समुदाय के तौर पर भी इकट्ठा हों। गणेश जी, जो पहले से ही पूजे जाते थे, अब वो राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक चेतना के भी प्रतीक बन गए। ये एक बहुत अहम कदम था जिसने उत्सव के रूप को बदलना शुरू किया। आता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 1893 में पुणे में उन्होंने जो किया उसे तो कई लोग एक मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। बेशक, निसंदेह, ये गणेशोत्सव के इतिहास का शायद सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी मोड़ था। सोचिए, वो जमाना था ब्रिटिश राज का। उस समय किसी भी तरह की राजनीतिक मीटिंग या लोगों के इकट्ठा होने पर कड़ी पाबंदी थी। राष्ट्रवादी सोच को खुलकर बताना, लोगों को संगठित करना, ये सब बहुत मुश्किल था। तिलक जी, जो एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे, उन्होंने इस मुश्किल का एक अनोखा हल निकाला। उन्होंने ये समझा कि अंग्रेज शायद राजनीतिक सभाओं को तो रोक देंगे, पर धार्मिक आयोजनों पर सीधे हाथ डालने से हिचकेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तिलक जी ने इसी नब्ज को पकड़ा। उन्होंने गणेश चतुर्थी के जो पारंपरिक घरेलू उत्सव थे, उन्हें एक बड़े 10 दिन चलने वाले सार्वजनिक समारोह में बदल दिया। सार्वजनिक गणेशोत्सव। 1893 में पुणे से इसकी शुरुआत की।
बड़े बड़े पंडाल लगाए गए, बड़ी मूर्तियां रखी गईं और लोगों से कहा गया कि भाई घरों के बजाय इन सार्वजनिक पंडालों में आकर पूजा करें, उत्सव में शामिल हों। वाह, मतलब धर्म की आड़ लेकर बड़ी चतुराई से राजनीतिक लक्ष्य साधा। कमाल है। तो इन पंडालों में सिर्फ पूजा पाठ ही होता था या कुछ और भी मकसद था? यही तो तिलक जी की रणनीति की खासियत थी। ये पंडाल सिर्फ पूजा की जगह नहीं बने, ये राष्ट्रीय चेतना जगाने के सेंटर बन गए। दिन में पूजा, आरती, भजन तो होते ही थे, पर शाम को होते थे भाषण, चर्चाएं, देशभक्ति के गीत, नाटक। इन कार्यक्रमों के जरिए तिलक और दूसरे राष्ट्रवादी नेता बिना किसी सीधी रोक टोक के हजारों लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते थे। उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए तैयार करते थे, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थीं उनकी आलोचना करते थे। जरा सोचिए क्या माहौल रहता होगा। धर्म, संस्कृति, राष्ट्रवाद, सब एक साथ। क्या इसने सच में लोगों को जोड़ने में मदद की, अलग अलग तबकों को? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसने समाज के अलग अलग वर्गों को, चाहे वो ब्राह्मण हों, गैर ब्राह्मण हों, अमीर हों, गरीब हों, सबको एक मंच पर ला खड़ा किया। लोग जाति और क्लास के भेद भूलकर एक साथ आते थे, बात करते थे और एक साझा राष्ट्रीय पहचान महसूस करते थे। ये उत्सव अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक तरह का कल्चरल रेजिस्टेंस, एक सांस्कृतिक प्रतिरोध बन गया। धर्म का ऐसा राजनीतिक इस्तेमाल शायद ही पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर हुआ हो। तिलक ने गणेश जी को सबके देवता के रूप में स्थापित किया और इस उत्सव को राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत ताकतवर हथियार बना दिया। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि आज हम जो इतना बड़ा गणेशोत्सव देखते हैं, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी हैं। चलिए अब थोड़ा आज के समय की तरफ आते हैं। तिलक के उस कदम ने तो उत्सव को एक नई दिशा दे दी। आज एक सदी से भी ज्यादा वक्त गुजर गया है। अब इसका रूप क्या है? कैसा दिखता है आज का गणेशोत्सव? देखिए, आज गणेश चतुर्थी भारत के सबसे वाइब्रेंट, सबसे लोकप्रिय और भव्य त्योहारों में से एक है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में तो ये बहुत ही बड़े स्केल पर मनाया जाता है। और अब ये सिर्फ 10 दिन का भी नहीं रहा, कहीं 1.5 दिन का होता है, कहीं 5, 7 या 11 दिनों तक चलता है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जहां भारतीय लोग बसे हैं, वहां भी इसकी खूब धूम रहती है। और इसकी पहचान क्या बन गई है अब? मुझे तो सबसे पहले ध्यान आता है वो बड़े बड़े पंडाल, विशाल और कलात्मक मूर्तियां, है ना? जी हाँ। चकाचौंध रोशनी, म्यूजिक और वो जुलूस। हाँ, बिल्कुल। ये सब इसकी पहचान बन गए हैं। पंडालों की बात करें तो अब वो सिर्फ मूर्ति रखने की जगह नहीं रहे हैं, वो आर्ट और सोशल मैसेज देने का भी एक माध्यम बन गए हैं। कई पंडाल किसी मशहूर इमारत की नकल बनाते हैं, मंदिर का रूप देते हैं, या फिर आजकल के जो मुद्दे हैं उन पर झांकियां बनाते हैं। और मूर्तियों का साइज और उनकी कलाकारी तो बस हर साल नई ऊंचाइयां छूती हैं। कई कई फुट ऊंची मूर्तियां होती हैं, अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग रूपों में गणेश जी नजर आते हैं। और कल्चरल प्रोग्राम्स का भी काफी जोर रहता है ना? बिल्कुल। पंडालों में आप देखेंगे भजन संध्या हो रही है, म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहे हैं, डांस है, नाटक है, कई तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। ये एक तरह से कम्युनिटी बिल्डिंग का, लोगों के मिलने जुलने का बड़ा मौका बन जाता है। लाखों लोग आते हैं इन पंडालों में दर्शन करने, उत्सव का माहौल देखने। तो ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रह गया है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक मेला बन चुका है। और फिर आता है उत्सव का आखिरी पड़ाव, विसर्जन। गणपति बप्पा मौर्य, अगले बरस तू जल्दी आ, इन नारों के साथ मूर्तियों को पानी में विसर्जित किया जाता है। इसका क्या महत्व है? हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका एक गहरा दार्शनिक मतलब भी है। जी हाँ, विसर्जन सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक गहरा प्रतीक है। ये जीवन के चक्र को दिखाता है, सृजन और विलय, उत्पत्ति और लय। मिट्टी की मूर्ति बनती है, उसकी पूजा होती है और फिर वो वापस प्रकृति के ही एक तत्व यानी पानी में मिल जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में हर चीज नश्वर है, हर रूप अस्थायी है और आखिरकार सब कुछ अपने मूल स्रोत में ही लौट जाता है। इसमें वैराग्य और अनासक्ति का भी एक संदेश छिपा है। ये तो काफी गहरा विचार है। लेकिन आजकल विसर्जन को लेकर कुछ चिंताएं भी उठती हैं, खासकर पर्यावरण को लेकर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां, केमिकल वाले रंग, क्या हमारे स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, कुछ स्रोत इस आज की चिंता का जिक्र करते हैं। जाहिर है, जैसे जैसे उत्सव का स्केल बढ़ा है, पर्यावरण पर उसके असर को लेकर भी जागरूकता बढ़ी है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां होती हैं, वो पानी में आसानी से घुलती नहीं हैं, और जो केमिकल वाले रंग होते हैं वो पानी को खराब करते हैं। तो इसके हल के तौर पर अब कई जगह मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली मूर्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शाड़ू माटी कहते हैं उसे,
लोग घर पर ही छोटे कुंड बनाकर उसमें विसर्जन करने जैसे तरीके भी अपना रहे हैं। ये दिखाता है कि परंपराएं कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, वो वक्त के साथ बदलती हैं, नई चुनौतियों के हिसाब से ढलती हैं। हाँ, ये एक जरूरी पहलू है। तो अगर हम इस पूरे सफर को, इस पूरी यात्रा को संक्षेप में देखें, प्राचीन उल्लेख से लेकर आज के इको फ्रेंडली प्रयासों तक, तो मुख्य पड़ाव क्या रहे? इसे हम ऐसे देख सकते हैं मोटे तौर पर। पहला, प्राचीन जड़ें, वेदों और पुराणों में विघ्नहर्ता के रूप में जिक्र। दूसरा, घरेलू पूजा, मध्यकाल में खासकर पश्चिम और दक्षिण भारत में घरों में मिट्टी की मूर्ति बनाकर निजी तौर पर पूजा। तीसरा, शिवाजी का योगदान, 17वीं सदी, मराठा सांस्कृतिक एकता और गौरव के प्रतीक के तौर पर इसे सार्वजनिक प्रोत्साहन मिला। चौथा, तिलक का क्रांतिकारी कदम, 1893, ब्रिटिश राज में राजनीतिक चेतना जगाने और आज़ादी की लड़ाई को ताकत देने के लिए विशाल सार्वजनिक उत्सव की शुरुआत। पांचवां, राष्ट्रीय प्रसार, 20वीं सदी, उत्सव का पूरे भारत में फैलना, पंडाल और सामूहिक पूजा का लोकप्रिय होना। और छठा, आधुनिक और वैश्विक स्वरूप, 21वीं सदी, भव्य आयोजन, कलात्मकता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और साथ ही पर्यावरण जैसी नई चिंताओं के प्रति जागरूकता। वाह, ये विकास यात्रा तो वाकई कमाल की है। और हाँ, हमने शुरू में 2025 की गणेश चतुर्थी के मुहूर्त की बात की थी, उसे भी जरा संक्षेप में बता दीजिए, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद अगले साल की तैयारी कर रहे हो। हाँ, जरूर। देखिए, हमारे स्रोतों के मुताबिक 2025 में चतुर्थी तिथि जो है वो 26 अगस्त की दोपहर को शुरू होगी और 27 अगस्त की दोपहर तक रहेगी। लेकिन गणेश पूजा के लिए जो सबसे शुभ समय माना जाता है, जिसे मध्याह्न पूजा मुहूर्त कहते हैं, वो 27 अगस्त 2025 को पड़ेगा। ऐसा मानते हैं कि गणेश जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसीलिए यह वक्त उनकी स्थापना और पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो स्रोतों के अनुसार यह शुभ मुहूर्त 27 अगस्त को सुबह करीब 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 बजे के बीच रहेगा। बाकी और ज्यादा डिटेल हम नोट्स में दे देंगे। बहुत शुक्रिया। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि गणेश पूजा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, ये तो इतिहास, समाज, राजनीति और संस्कृति का एक जीता जागता संगम है। इसकी कहानी हमें बताती है कि कैसे एक परंपरा वक्त के साथ बदलती है, नए मायने अपनाती है और लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। और मेरे लिए तो सबसे दिलचस्प बात ये सोचने वाली है कि लोकमान्य तिलक ने कैसे एक धार्मिक उत्सव को राष्ट्रीय एकता और सामाजिक चेतना जगाने का इतना ताकतवर जरिया बना दिया। ये दिखाता है कि हमारी जो सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं हैं, उनमें लोगों को जोड़ने की, उनमें एक साझा मकसद भरने की कितनी जबरदस्त ताकत होती है। जी। ये आज के लिए भी एक अहम सवाल छोड़ जाता है ना, कि क्या आज भी हमारे त्योहार सिर्फ मनोरंजन या छुट्टी का दिन ना रहकर समाज को जोड़ने या कोई पॉजिटिव बदलाव लाने में कोई भूमिका निभा सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? इसी विचारणीय प्रश्न के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।